दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा द सर्कल ऑफ कर्मा। द सर्कल ऑफ कर्मा को भूटान की पहली फीमेल नॉवेल राइटर कुंजन कोडन ने लिखा है। दोस्तों ये नॉवेल कुंजन कोडन की पहली नॉवेल थी जो 2005 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों अगर मैं इस नॉवेल की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छी नॉवेल है। पर्सनली मुझे ये नॉवेल बहुत पसंद आई। ये स्टोरी 1950s के टाइम की है और इसके सीन्स इंडिया और भूटान से रिलेट करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है सोमो और उसी के लाइफ स्ट्रगल के बारे में राइटर ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे डिस्कस करते हैं। सोमो के माता पिता के कुल 12 बच्चे थे। सोमो उन 12 में से तीसरी थी। सोमो के 2 भाई उससे बड़े थे। बचपन में सोमो काफ़ी कमज़ोर थी। जब उसकी माँ ने एक ज्योतिष से पूछा तो उसने बताया कि सोमो जिंदगी भर बहुत व्याकुल रहेगी और काफ़ी कष्ट भी सहना पड़ेगा उसको थ्रू आउट द लाइफ। फिर आगे ज्योतिष ये भी कहता है कि सोमो ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कार्य नहीं किए थे जिसकी वजह से वो जीवन भर गरीब रहेगी। लेकिन ज्योतिष बताता है कि सोमो भारत और तिब्बत जैसी जगहों की यात्रा भी करेगी, लेकिन अंत में वो धर्म को अपना लेगी और हमेशा धार्मिक जीवन ही जिएगी। सोमो का पिता एक धार्मिक व्यक्ति था और वो गांव में जाकर लोगों के यहाँ धार्मिक कार्य यानी कि पूजा पाठ करवाता था। साथ में वो एक शिक्षक भी था यानी कि बच्चों को पढ़ाता भी था। सोमो भी पढ़ना चाहती थी लेकिन लड़कियों को पढ़ने का अलाउ नहीं था। जब सोमो के पिता बच्चों को पढ़ाते थे तो सोमो भी चुपके से धार्मिक मंत्रों को सुनती थी और अकेले में उनको याद करती थी। उस टाइम पर भूटान में काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास भी था यानी कि लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे भरोसा करते थे। जब सोमो 14 साल की थी तब उसकी दोस्ती एक जेरम नाम के लड़के से हो गई थी। ये जेरम उसके पिता का ही स्टूडेंट था और वो भी गांव में जाकर धार्मिक कार्य करवाता था। सोमो के पिता जेरम को बहुत मानते थे, उनको उसके ऊपर गर्व था। अब जेरम और सोमो एकांत में मिलने लगे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती भी बढ़ने लगी। जेरम कहता कि जब सोमो बड़ी हो जाएगी तो वो उससे शादी कर लेगा और साथ ही उसको लिखना पढ़ना भी सिखाएगा। एक बार जेरम ने सोमो के लिए एक कविता लिखी जिसको सोमो ने बहुत ही संभाल कर रखा था। एक दिन जेरम सोमो को बिना बताए ट्रेंगो मठ में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके जाने से सोमो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और उसने फैसला किया कि वो कभी शादी नहीं करेगी। दोस्तों जब सोमो 15 साल की थी तो उसके 12 में से 5 भाई बहन की मौत हो गई थी और आखिरी बच्चे को जन्म देते टाइम उसकी माँ भी मर जाती है। सोमो का बड़ा भाई गांव में किसी लड़की से शादी करके उसके साथ रहने लगता है और उसका जो दूसरा भाई था वो गोमचेन बनने चला जाता है। दोस्तों गोमचेन उनको कहा जाता है जो धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। और उसका जो तीसरा भाई था वो सेना में भर्ती हो जाता है क्योंकि उसको धार्मिक किताबों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। दोस्तों सोमो के गांव में एक अजीब परंपरा थी। वो ये थी कि गरीब लोगों की शादी नहीं होती थी, केवल धनी व्यक्ति ही शादी कर सकते थे। जब गरीब के बच्चे बड़े हो जाते थे और लड़का लड़की आपस में दोस्ती करके शारीरिक संबंध बना लेते थे और जब कभी लड़की गर्भवती हो जाती थी तो जिस लड़के ने उसको गर्भवती किया है अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उन दोनों की शादी करा दी जाती है। और वहीं जिस लड़के ने उस लड़की को गर्भवती किया है अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उस लड़की का शुद्धिकरण किया जाता है जिसमें कि उस प्रेग्नेंट लड़की को बहुत ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। सोमो को जब उसके गांव की इस परंपरा के बारे में पता चला तो वो डर सी गई और उसने वादा किया कि वो अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने देगी। लेकिन दोस्तों ये हादसा सोमो के साथ तो नहीं, उसकी एक दोस्त चिम्मी के साथ हो जाता है। चिम्मी एक लड़के के द्वारा गर्भवती हो जाती है और फिर वो लड़का उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। अब चिम्मी का भी शुद्धिकरण करने की बारी आती है। चिम्मी से पूछा जाता है कि वो कौन है जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया, तो चिम्मी ये बताने से मना कर देती है क्योंकि जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था वो एक गोमचेन था यानी कि एक धार्मिक व्यक्ति था और चिम्मी नहीं चाहती थी कि वो सबके बीच में शर्मसार हो। चिम्मी की माँ ने उसे बहुत बुरा भला कहा और ये भी कहा कि जब भी कोई लड़की एक ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य को तोड़वा देती है तो उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस पर चिम्मी ने सोमो से कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो गोमचेन खुद उसके पास आता था, उससे प्यार भरी बातें करता था और फाइनली उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। दोस्तों ये सब देखकर सोमो औरतों की दुर्दशा के बारे में सोचती। वो अपनी माँ को भी याद करती थी क्योंकि उसने अपनी माँ को या तो गर्भवती देखा था या तो फिर बच्चे को दूध पिलाते हुए। सोमो की माँ बहुत मेहनती थी। वो सारा दिन खेत में काम करती और फिर बाद में घर का भी काम करती थी जिसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गई और कमज़ोरी के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। सोमो की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। जिस लड़की से सोमो के पिता ने शादी की थी वो लड़की उनसे काफ़ी छोटी थी, वो लगभग सोमो की उम्र की दिखती थी। ये बात सोमो और उसकी बहन केसंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस लड़की ने सोमो की माँ की जगह तो ले ली थी लेकिन वो सोमो के भाई बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सोमो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी इसलिए वो सभी का ध्यान रखती थी। उसका एक भाई 3 साल का था
और वो हमेशा अपनी माँ को खोजता। सोमो उसकी वजह से और भी ज़्यादा परेशान रहती और हमेशा उसकी देखभाल करने में व्यस्त रहती थी। अब धीरे धीरे सोमो की माँ की मृत्यु को 1 साल हो जाता है। ट्रोंगसा नाम के एक धार्मिक स्थल पर सोमो को माखन के दिए जलाने थे ताकि उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले। सोमो जब घर से निकलने लगती है तो उसके भाई बहन बहुत दुखी हो जाते हैं। सोमो उनसे वादा करती है कि 3-4 दिन का सफ़र है और वो 3-4 दिन के बाद पुनः उनके पास वापस आ जाएगी। दोस्तों, इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी और धूप थी, साथ ही पहाड़ी रास्ता था। सोमो चलते चलते कुछ दूर पर जाकर एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। वो देखती है कि 3 लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें से एक बूढ़ी औरत थी जो कि एक नन थी, नन यानी कि साध्वी। उसमें से एक मिडिल एज्ड मैन था यानी कि आधी उम्र का व्यक्ति, और तीसरा एक युवा था। वो सुंदर था, काफ़ी अच्छा था। वो लोग भी उसी पेड़ के नीचे ठहरते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो लोग भी ट्रोंगसा ही जा रहे हैं। अब वो सभी एक साथ अपनी यात्रा करने लगे। सभी ने अपना परिचय दिया। उस नव युवक का नाम वानचेंग था। ट्रोंगसा 3 दिन और 2 रात की यात्रा थी। रात में वे सभी एक साथ सोए। सोते वक्त वानचेंग सोमो के बिस्तर में घुस जाता है। सोमो तो कुछ वैसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो वानचेंग का विरोध नहीं कर पाती और फिर वो दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और कुछ इसी तरह अगली रात भी होता है। ट्रोंगसा जाने के बाद वे सभी अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। वो बूढ़ी नर और वो मिडिल एज्ड मैन, उनको आगे भी जाना था, इसलिए सोमो और वानचेंग वहीं से वापस लौट जाते हैं। रास्ते में वानचेंग अपने एक रिश्तेदार के यहाँ सोमो के साथ रुक जाता है और वो दोनों काफ़ी दिन तक एक साथ बिताते हैं। फाइनली जब उनको जाने का वक्त आता है तो उन दोनों को ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। जब वो दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं तो वानचेंग सोमो से कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए एक दिन जरूर आएगा। सोमो अपने घर आ जाती है और धीरे धीरे 3 महीना बीत जाता है। सोमो का पेट भारी होने लगता है। उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये चीज़ देखकर सोमो काफ़ी डर जाती है। वो लोगों के सामने भी नहीं आती, लेकिन फिर फाइनली 3 महीने के बाद वानचेंग आता है। ये चीज़ देखकर सोमो बहुत खुश होती है। वानचेंग और सोमो की शादी भी हो जाती है। अब वानचेंग सोमो के ही घर में उन लोगों के साथ रहने लगता है। वानचेंग काफ़ी मेहनती और शांत था। वो घर में काम भी करता था। सोमो का पेट काफ़ी बड़ा हो गया था। उसके आस पड़ोस की औरतें उसको कहती थी कि तुम जुड़वा बच्चों को जन्म दोगी। एक दिन खेत में काम करने के दौरान सोमो के पेट में बहुत दर्द होता है। वो घर पे आती है और एक मृत बच्चे को जन्म देती है। ये सब देखकर सोमो को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोती है। बच्चे को जन्म देने के बाद भी सोमो के पेट का सूजन कम नहीं होता और उसे एहसास हो जाता है कि उसके अंदर कुछ बीमारी है। ऐसी हालत में सोमो चाहती थी कि वानचेंग उसके पास बैठे, लेकिन वानचेंग उसको जरा भी समय नहीं देता था। कुछ दिन के बाद सोमो एक बार फिर से दूसरे मृत बच्चे को जन्म देती है। अब सोमो पूरी तरह से निराशा से घिर जाती है। धीरे धीरे वानचेंग भी उससे दूरी बनाने लगता है और उसका संबंध सोमो की छोटी बहन केसंग से हो जाता है। केसंग 17 साल की थी और खूबसूरत भी थी। एक दिन तो सोमो उन दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए भी देख लेती है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो अपनी बहन केसंग से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर केसंग उसे उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि तुम अपने पति का अच्छे से देखभाल क्यों नहीं करती हो। तुम अगर उसकी देखभाल करती तो वो मेरे पास न आता। और फिर जब सोमो ने वानचेंग से इसका विरोध किया तो वानचेंग ने कहा कि अब से मैं तुम दोनों का ही पति रहूंगा। लेकिन सोमो ने वानचेंग से कहा कि तुमको हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। इस पर वानचेंग कुछ नहीं कहता। सोमो जब भी वानचेंग से उनके नाजायज़ संबंध के बारे में विरोध करती तो वो सोमो को बुरी तरह से पीटता। एक दिन सोमो को पता चलता है कि केसंग भी माँ बनने वाली है। इस पर सोमो समझ जाती है कि अब तो ना ही उसके पास सुंदरता है और ना ही संतान। वो इस घर में रहेगी तो उसे हमेशा अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए सोमो फैसला करती है कि वो ये घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। अपने सूजे हुए पेट के साथ वो थिम्पू पहुंचती है, क्योंकि उसको कहीं से ये पता था कि उसका भाई थिम्पू में ही रहता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका भाई गोमचेन बन गया है और अब वह कालीपोंग में रहता है। कालीपोंग वहां से बहुत दूर था और सोमो वहां तक यात्रा भी नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने फैसला किया कि घर जाकर अपमानित होने से अच्छा है कि वो वहीं पर रुक जाए। वहाँ पर सोमो के गांव के बहुत सारे महिला और पुरुष काम करते थे। सोमो उन्हीं के साथ रुक जाती है। वो सब सोमो की इस दशा को देखकर उसे सांत्वना देते हैं। वहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था। सोमो भी वही काम करती थी। जब वो काम के लिए जाती तो लोग उससे ये कहते थे कि गर्भवती महिला को काम करने का अलाउ नहीं है। इस पर सोमो उन्हें बताती थी कि वो गर्भवती नहीं है, बल्कि उसका पेट एक बीमारी की वजह से बढ़ गया है। अपनी इस हालत को देखकर सोमो को बहुत बुरा लगता था और वो कहती कि वो एक सम्मानित महिला बनकर अपने घर लौटेगी। सोमो झोपड़ी में अकेले ही रहती थी। उसके बड़े हुए पेट के कारण उसके पास कोई भी नहीं आता था।
साथ ही वो निम्न स्तर का भोजन भी करती थी क्योंकि वो बहुत गरीब थी, उसके पास थोड़े पैसे होते थे। एक दिन एक दुबली पतली लड़की सोमो की झोपड़ी में उसके पास आती है और कहती है कि दीदी मुझे अपने साथ रहने दो। वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। पहले तो सोमो को ये बात ठीक नहीं लगती, लेकिन उसके इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर सोमो राजी हो जाती है। वो लड़की देखने से काफ़ी सुंदर थी और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। धीरे धीरे सोमो उसके करीब आती गई। उस लड़की का नाम डेक्कन चौकी था। डेक्कन चौकी सोमो को घर से भागने की वजह बताती है। वो कहती थी जब वो 5-6 साल की थी उस वक्त उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके सौतेले पिता ने ही उसे पाला, लेकिन वो उसे बोझ समझता था। जब डेक्कन चौकी 14 साल की हो गई तो उसका सौतेला पिता उसका शारीरिक शोषण करता था, यानी कि उसका रेप करता था। ये सब देखकर डेक्कन चौकी तंग आ गई और फाइनली उसने घर से भागने का फैसला किया। डेक्कन चौकी की कहानी जानकर सोमो को बहुत दुख होता है। तभी कॉन्ट्रैक्टर आकर उनसे कहता है कि अब उनका कैंप दूसरी जगह पे जाएगा जहाँ पर माइनिंग हो रही है। अब सोमो और डेक्कन चौकी अपना कैंप उखाड़कर ट्रक में लाद कर किसी दूसरे साइट पर चले जाते हैं। वहाँ पर माइनिंग का काम चल रहा था, इसलिए उनको कहा गया कि तुम सभी अपने अपने कैंप से दूर हो जाओ। सोमो भी अपने कैंप से बाहर निकलकर दूर हट जाती है और फिर वो डेक्कन चौकी को खोजने लगती है। बहुत देर तक देखने पे डेक्कन चौकी नहीं मिलती है। तभी चट्टान के पीछे से आवाज़ आती है। सोमो जाती है और देखती है कि कॉन्ट्रैक्टर डेक्कन चौकी के साथ रेप कर रहा है। सोमो को देखते ही कॉन्ट्रैक्टर पीछे हट जाता है। सोमो डेक्कन चौकी को बचाती है और झोपड़ी में लेकर आती है। उसको सांत्वना देती है और कहती है कि इस महीने के अंत तक तनख्वाह मिलने के बाद हम लोग इस कैंप को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इसी तरह बार बार डेक्कन चौकी के साथ रेप करता था। वो उसको धमकी देता था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो तनख्वाह नहीं देगा। ये बात जब कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी को पता चलती है तो वो डेक्कन चौकी के बाल घसीट कर उसको बहुत मारती है और उसकी आंख में लाल मिर्च भी डाल देती है। सोमो ये सब देखकर कॉन्ट्रैक्टर की बीवी को कहती है कि तुम अपने पति का ख्याल क्यों नहीं रखती? अगर तुम उसका ख्याल रखती तो वो हम जैसी औरतों के साथ रेप ना करता। ये सब सुन के कॉन्ट्रैक्टर की बीवी पीछे हट जाती है। ये वही शब्द थे जो केसंग ने सोमो से कहे थे। सोमो डेक्कन चौकी को बचा लेती है, लेकिन वो सारा दिन रोती रहती है क्योंकि उसके आंख में लाल मिर्च गया होता है। इतना सब कुछ होने के बाद सोमो डेक्कन चौकी से कहती है कि वो लोग कालीपोंग जाएंगे। वहाँ पर सोमो का एक भाई रहता है जो गोमचिन बन गया है। वो लोग किसी तरह बड़ी मुश्किल से कालीपोंग पहुँचते हैं। वहाँ पर पूछने पर उसके भाई को कोई नहीं जानता, लेकिन फिर कोई बताता है कि पहाड़ी के उस पार एक गाँव है जहाँ पर गोमचिन लोग रहते हैं। उस गांव में जाकर फाइनली सोमो अपने भाई से मिलती है। वो अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होती है। सोमो का भाई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो सोमो अपनी सारी आपबीती अपने भाई को बताती है और साथ ही अपनी बीमारी के बारे में भी बताती है। सोमो का भाई उन दोनों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है। काफ़ी दिन बाद स्वादिष्ट खाना खा के उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। सोमो अपने भाई से कहती है कि उसकी बीमारी की वजह से हो सकता है वो ज़्यादा दिन ना बचे, इसलिए वो धार्मिक स्थलों पर जाकर चाटन करना चाहती है। अब सोमो डेक्कन चौकी के साथ अपने भाई के घर में ही रहने लगी। कुछ दिन के बाद उसका भाई बोला कि वो एकांतवास में जा रहा है। अपने भाई के जाने की बात को लेकर सोमो दुखी हो गई, लेकिन जाते जाते सोमो का भाई उन दोनों के रहने की व्यवस्था करके जाता है। वो लोग जिस घर में रहते थे उस घर की मकान मालकिन का नाम पेमा बूटी था। वो एक अच्छी महिला थी। सोमो और डेक्कन चौकी ने हमेशा मजदूरी का काम किया था, लेकिन उन दोनों को ही कपड़ा बुनना आता था। उन दोनों ने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया। मकान मालकिन पेमा बूटी काफ़ी अच्छी थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम तेंजिंग था। तेंजिंग एक सुंदर नवयुवक था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। तेंजिंग गाड़ियों का कारोबार करता था। अब तेंजिंग और डेक्कन चौकी एक दूसरे को पसंद करने लगे और धीरे धीरे उनका रोज रोज मिलना भी होने लगा। पेमा बूटी को भी डेक्कन चौकी पसंद थी, इसलिए उन दोनों की शादी करा दी गई। डेक्कन चौकी से शादी करने के बाद तेंजिंग उसको शहर लेकर चला गया और अब सोमो अकेली पड़ गई। डेक्कन चौकी हर रविवार को सोमो से मिलने के लिए आती। एक दिन डेक्कन चौकी ने सोमो से बताया कि वो अपने पति के साथ गंगटोक जा रही है क्योंकि वहाँ पर उसका कारोबार अच्छा चलता है। ये चीज़ सुनकर सोमो रोने लगती है क्योंकि अब उनका जल्दी मिलना भी नहीं हो पाएगा। दोनों आंखों में आंसू लिए एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। सोमो का भाई एकांतवास से वापस लौट आता है। वो उसके साथ रहता है, लेकिन फिर भी सोमो को डेक्कन चौकी की याद आती है। उसका भाई उससे कहता है कि वो भूटान जा रहा है, वो चाहे तो उसके साथ घर चल सकती है,
लेकिन सोमो मना कर देती है। वो कहती है कि वो जिस हालत में आई थी उसी हालत में दोबारा घर नहीं जाना चाहती। सोमो का भाई एक बार फिर से उसे छोड़कर चला जाता है। सोमो कालीपोंग में ही पूजा पाठ करती। पेमा बूटी उसके लिए डेक्कन चौकी की खबर लाती। एक दिन पेमा बूटी ने बताया कि डेक्कन चौकी को बेटा हुआ है। ये चीज सुनकर सोमो को बहुत अच्छा लगता है। सोमो की आसपास की महिलाओं के साथ भी अच्छे संबंध हो गए थे। एक बार उसको पता चला कि उसके आसपास की महिलाएं बोध गया जा रही हैं। सोमो भी वहां जाना चाहती थी। सोमो के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने पुराने कपड़े बेच दिए और कुछ पैसा पेमा बूटी ने भी दिया था हेल्प के तौर पर। रास्ता काफी थका देने वाला था। सोमो बोध गया पहुंचती है और वहां पर पूजा पाठ करती है। फिर सभी प्लान करते हैं कि वो लोग काठमांडू जाएंगे, जो कि नेपाल की राजधानी है। सोमो उन लोगों के साथ वहां भी चली जाती है। क्योंकि वो बीमार थी इसलिए ज़्यादा चल नहीं पाती थी। थोड़ी थोड़ी देर पर थक जाती थी और थक कर बैठ जाती थी। उसकी हालत देखकर लोगों को लगता था कि सोमो भिखारिन है, इसलिए लोग उसको पैसा भी दिया करते थे। सोमो पैसा लेने से मना भी करती थी, लेकिन लोग उसको ज़बरदस्ती पैसे दे दिया करते थे। सोमो वहाँ पर एनी डेकन से मिलती है, जो कि एक नन थी। सोमो एनी डेकन से बताती है कि वो भी पूजा पाठ करना चाहती है और अपना पूरा जीवन इसी चीज़ में लगा देना चाहती है। एनी डेकन कहती है कि अभी तुम्हारी उम्र नन बनने की नहीं है, अब ये तुमको परिवार के साथ होना चाहिए। लेकिन सोमो बताती है कि उसका कोई परिवार नहीं है। एनी डेकन कालीपोंग जा रही थी। उसने सोमो से भी चलने के लिए कहा, लेकिन सोमो ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो इसी जगह रहेगी। सोमो वहाँ पर एक झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया और सोमो से कहा कि एक लाहाटू नाम का व्यक्ति है जो तुमसे शादी करना चाहता है। वो एक गुमचेन है। ये चीज़ सुनकर सोमो को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी स्थिति को जानती थी। वो सोचती थी कि भला उसके जैसे बदसूरत और बीमार लड़की से कौन शादी करना चाहेगा। लेकिन फिर एक दिन दरवाजे पर एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि मैं लाहाटू हूँ। सोमो उसका नाम सुनकर समझ जाती है कि ये वही व्यक्ति है। लाहाटू सोमो से कहता है कि क्या वो उसके साथ रह सकता है। ये सब चीज़ देखकर सोमो को कुछ नहीं समझ में आता और वो कुछ भी नहीं बोलती। उसको भूख लगी थी। उसने सोमो से कुछ खाने के लिए मांगा। सोमो ने उसके लिए चाय बना दी। लाहाटू देखने से बिल्कुल भी गोमचन नहीं लगता था, क्योंकि वो कभी पूजा पाठ नहीं करता था। वो रोज़ सुबह निकल जाता और शाम को आता। लाहाटू कोई भी काम धाम नहीं करता था और जो पैसे सोमो के पास थे वो सभी खर्च हो रहे थे। एक दिन लाहाटू सोमो से कहता है कि वो लोग देहरादून जाएंगे। वहाँ पर एक लामा है जो लाहाटू की मदद करेगा। देहरादून पहुँचने के बाद लामा उन दोनों का स्वागत करते हैं। लामा एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं। वो सोमो से बहुत अच्छे से बात करते हैं और उसको आशीर्वाद भी देते हैं। उन लामा को लोग लामा रिम्पोच भी कहते थे। उन्होंने लाहाटू से कहा कि तुम अपनी पत्नी को मसूरी ले जाओ, वहाँ पर इसका इलाज हो जाएगा। कुछ दिन लामा के पास रुकने के बाद वो दोनों मसूरी चले जाते हैं। उन दोनों ने बिल्डिंग में एक कमरा ले लिया और डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने बताया कि सोमो का ऑपरेशन होगा। सोमो ये चीज़ सुनकर डर गई। उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे मरने मत देना, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। डॉक्टर ने उसे समझाया कि तुम ना मरो, इसीलिए तुम्हारा ऑपरेशन होगा। फाइनली सोमो का ऑपरेशन हो जाता है और वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि उसको क्या बीमारी थी। ऑपरेशन के बाद सोमो को कुछ दिन तक अस्पताल में ही रुकना था और उस अस्पताल में भारतीय खाना मिलता था, लेकिन सोमो तिब्बती और भूटानी खाना चाहती थी। वो कभी कभी लाहाटू से कहती कि उसके लिए भूटानी और तिब्बती खाना ले आए, लेकिन लाहाटू उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देता था और ना ही उससे रोज रोज अस्पताल में मिलने आता था। जिस दिन सोमो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई उस दिन लाहाटू उसको लेने के लिए नहीं आता। वो किसी महिला की सहायता से अपने घर पहुंचती है। वहां पर देखती है कि कमरे में ताला लगा है। वो महिला किसी तरह से दरवाज़ा खोलती है। सोमो की हालत उतनी ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। फाइनली शाम को लाहाटू आता है और कहता है कि उसने अपने किसी मित्र के यहाँ से भूटानी खाना लाया है। एक्चुअली दोस्तों, भूटान में लोग सुअर का दिल और चावल खाना पसंद करते थे। सोमो की बीमारी तो ठीक हो गई थी, लेकिन अब उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे। लाहाटू कोई भी काम धाम नहीं करता था, लेकिन सोमो इस बात से चिंतित थी। वो फिर से सिलाई करना शुरू कर देती थी। वो जो भी कपड़े सिलती वो लाहाटू को बेचने के लिए भेजती थी, लेकिन लाहाटू बेचने के बाद थोड़े पैसे सोमो को देकर बाकी अपने पास रख लेता था और उससे झूठ बोलता था कि इतने में ही बिके हैं। ठीक होने के बाद सोमो लामा रिम्पोच से मिलने के लिए जाती है। रिम्पोच सोमो को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो लाहाटू और सोमो से कहते हैं कि तुम दोनों दिल्ली चले जाओ और वहाँ पर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। वो दोनों दिल्ली पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद लाहाटू सोमो से कहता है कि उसने अपने काम की बात कर ली है और उसको सैलरी महीने में मिलेगी। सोमो भी सोचती है कि वो यहाँ पर भी कपड़े बुनने का काम करेगी। वो किसी महिला की मदद से चांदनी चौक बाजार जाती है और वहाँ से कपड़ा बुनने का सामान खरीद लाती है। एक दिन एक तिब्बती व्यक्ति सोमो से मिलता है। वो लाहाटू के बारे में पूछता है।
सोमो कहती है कि लाहटू अभी काम से नहीं आया है। वो बताता है कि वो लाहटू के साथ ही काम करता है, लेकिन लाहटू एक हफ्ते से काम पर नहीं गया है। ये चीज़ सुनकर सोमो को झटका सा लगता है। वो कहती है कि लाहटू तो रोज काम पर जाता है। उस व्यक्ति का नाम शेरब था। शेरब ने कहा कि ठीक है, वो फिर कभी आएगा, लेकिन सोमो ने इससे कहा कि तुम खाना खा कर जाओ। इस बात पर शेरब उससे कहता है कि चलो हम दोनों ही कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। सोमो शेरब के साथ जाती है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। लाहटू देर रात में घर पर आता है। सोमो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि लाहटू ने शराब पी रखी थी। सुबह होने पर लाहटू सोमो से बेड टी मांगता है। सोमो कहती है कि शेरब आया था और वो बता रहा था तुम कई दिन से काम पर नहीं गए हो। ये चीज़ सुनकर लाहटू को झटका सा लगता है और वो तुरंत उठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से लाहटू उसके साथ रूखा व्यवहार करने लगा। वो ठीक से सोमो से बात भी नहीं करता था। सोमो चाहती थी कि वो दोनों फिर से भूटान चले जाए, लेकिन सोमो लाहटू से डरती भी थी, इसलिए वो उसको उतना कुछ कह भी नहीं पाती थी। काफ़ी दिन बाद शेरब फिर से आता है और वो फिर से सोमो को रेस्टोरेंट चलने के लिए आमंत्रित करता है। इस बात पर सोमो डर जाती है। कहती है कि मेरा पति लाहटू जानेगा तो मेरे हाथ पैर तोड़ देगा, लेकिन फिर वो कन्विंस हो जाती है और शेरब के साथ फिर से रेस्टोरेंट जाती है। इस बार वो दोनों किसी दूर के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर खाना खाने के दौरान उनको पीछे से कमरे से आवाज़ आती रहती है। वो दोनों देखते हैं कि कुछ लोग शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। उन्हीं में लाहटू भी बैठा हुआ था। ये चीज़ देखकर सोमो को बहुत दुख हुआ और वो रोती हुई घर चली आई। उसको इस बात का ज़्यादा दुख हुआ कि वो इतने मेहनत करके पैसा कमाती रही और उसका पति लाहटू शराब और जुए में उन पैसों को उड़ाता रहा। इन सब के बाद सोमो लाहटू को किसी तरह कन्वेंस करके कालीपोंग दोबारा लेकर आती है, क्योंकि वहाँ पर उसके कुछ करीबी भी रहते थे। आने के बाद वो पेमा बूटी से मिलती है और डेक्कन चौकी की खबर लेती है। फिर लाहटू और सोमो वहीं पर रहने लगते हैं। अब लाहटू का बार बार प्योत्सलिंग जाना शुरू हो जाता है। वो जब भी प्योत्सलिंग जाता, एक हफ्ते के बाद एक आध दिन के लिए घर पे आता और वो धीरे धीरे अपने सारे सामान को भी घर से हटा रहा था। ये चीज़ देखकर सोमो को शक हुआ कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर सोमो को किसी तरह पता चलता है कि लाहटू के पास कोई रखैल है, वो उसी के पास रहना चाहता है, इसलिए बार बार प्योत्सलिंग जा रहा है। ये चीज़ देखकर सोमो को बहुत दुख होता है। वो रोती है और कहती है कि लाहटू उससे पीछा छुड़ा रहा है, लेकिन वो लाहटू से प्यार करती थी, इसलिए वो कहती है कि वो उसका पीछा इतना जल्दी नहीं छोड़ेगी। जब लाहटू अपना आखिरी सामान लेकर जा रहा था तो उसके पीछे पीछे सोमो भी जाती है। लाहटू बस में चढ़ता है, सोमो भी चढ़ जाती है। लाहटू उससे उतरने के लिए कहता है, लेकिन सोमो नहीं मानती। लाहटू काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन फाइनली सोमो लाहटू के साथ प्योत्सलिंग पहुंचती है। सोमो देखती है कि लाहटू का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए वो घबरा जाती है और कहती है कि उसे तुरंत ही कालीपोंग चले जाना चाहिए। जैसे ही सोमो जाने लगती है, उसको एक औरत मिलती है। वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हारे पति लाहटू की जो रखैल है वो इसी बिल्डिंग में रहती है। सोमो देखती है कि वो सुंदर 16 वर्ष की एक लड़की है और वो गर्भवती भी थी। सोमो को गुस्सा आ जाता है। वो चाहती है कि वो चाकू से उस लड़की के ऊपर हमला करे। वो जैसे ही चाकू निकाल कर उस लड़की की तरफ बढ़ती है, शेरब आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। शेरब उसको समझाता है कि दोष इस लड़की का नहीं बल्कि तुम्हारे पति का है। सोमो शेरब की बात मानकर कालीपोंग चली आती है और वो फिर दोबारा लाहटू से कभी नहीं मिलती। सोमो जब गुस्से में लाहटू के साथ प्योत्सलिंग जा रही थी तो वो ताला लगाना भूल गई थी। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके घर में चोरी हो गई है। सामान चोरी होने की वजह से सोमो बहुत रोती है, लेकिन फिर पेमा बूटी उसको ढेर सारा सामान दे देती है। अब सोमो के पास कोई दिक्कत नहीं थी। सोमो लामा रिम्पोच को हमेशा याद करती थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से सोमो की बीमारी ठीक हुई थी। सोमो लामा रिम्पोच से मिलती है और वो बताती है कि लाहटू ने उसको किस प्रकार छोड़ दिया। सोमो की तकलीफ को सुनकर लामा रिम्पोच को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर वो सोमो से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर नन की जिंदगी जियो, क्योंकि तुम खुद हमेशा से यही चाहती थी। ये चीज़ सुनकर सोमो अपनी बाली और चूड़ियाँ उनको दक्षिणा में दे देती है और उसने नन जैसे वस्त्र धारण कर लिए, साथ में उसने अपना सर भी मुड़वा लिया। सोमो को पता चलता है कि लामा रिम्पोच प्योत्सलिंग में रहते हैं, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि उनको मरे तो 1 महीना हो गया और फिर उससे ये भी कहा जाता है कि थिम्पू में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सोमो किसी तरह भागी भागी थिम्पू पहुँचती है। वहाँ पर जाने के बाद उसको लामा से मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करके लामा के पास जाती है और रोने लगती है। वहाँ पर सोमो देखती है कि लाहटू भी लामा रिम्पोच के अंतिम संस्कार में आया है। वो लाहटू से बात करती है। लाहटू उससे कहता है कि लामा रिम्पोच तुम्हें हमेशा से मानते थे और तुम्हारा पक्ष लिया करते थे। अब सोमो सोचती है कि वो दोबारा कालीपोंग चली जाए, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके परिवार के बहुत से लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पर उसकी बहन केसंग और उसका पति वानचेंग भी होता है। केसंग के बच्चे जो कि वानचेंग से पैदा हुए थे, वो सब भी उससे मिलने के लिए आते हैं
उन सभी के प्यार और स्नेह को देखकर सोमो को बहुत अच्छा लगता है। सोमो को वो सभी बताते हैं कि उसके घर छोड़ने के 3 साल बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका एक भाई पेड़ से गिरकर मर गया था। उन सभी के प्यार को पाकर सोमो को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि उसने क्रोध में गलत फैसला कर लिया था, उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उन सभी से मिलने के बाद सोमो असमंजस में पड़ जाती है कि उसे कालीपोंग जाना चाहिए या फिर यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन वो फिर भी बस में बैठ जाती है। बस में बैठने के बाद वो फैसला करती है कि उसे थिम्पू में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अधिक लामा लोग रहते हैं और साथ में यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम भी अच्छे से होता है। अब सोमो धीरे धीरे बूढ़ी हो गई थी और उसका सारा दिन धार्मिक कार्यक्रम यानी कि पूजा पाठ में ही बीतता। थिम्फू में उसके परिवार के लोग भी उससे मिल जाया करते थे। सोमो पूजा स्थलों की साफ सफाई भी करती थी, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से उसे पेंशन भी दिया जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोमो का जीवन समाप्त हो गया। सोमो के मिलनसार नेचर की वजह से लोग उसको हमेशा याद करते थे, मरने के बाद भी। सोमो की एक सहेली लामा याशी लोगों से बताती है कि सोमो उसको सदैव ही दिखाई पड़ती है जैसे वो यहीं पर है। लेकिन दोस्तों फाइनली इस ग्रेट सफरिंग के बाद सोमो का जीवन समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नॉवेल अच्छे से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर ये नॉवेल अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।